समाज की जो महिला है उसको उन्होंने दरकरार जेसीबी सामने लाकर उसको डरा धमका के और उस समाज उस वर्ग को परेशान करके इन्होंने आज वहां बहुत बड़ा माहौल बना दिया है। तो हमेशा इन्होंने भय का माहौल इस बदनाव में दिया है। विकास और भय दोनों एक साथ कभी भी धरातल पे कभी नहीं हो सकते हैं। कोरोना को काल बनाने वाले ये 22 जने रहे, कौन के मुखिया रहे। कोरोना को काल बनाने वाले आज कई लोगों ने अपने पिता अपने परिवार की डेड बॉडी तक उनको देखना नसीब नहीं है, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है। कोरोना के टाइम ये भाग गए थे यहाँ से। कोरोना को इतनी विषम परिस्थिति में लाने वाले सिर्फ ये 22 है। पूरे देश में कोरोना की जितनी मौतें हुई उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। मैं इनसे आज प्रश्न करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या प्रेम सिंह जी आज होते या प्रेम सिंह जी की आत्मा आई है निश्चित तौर पर इनसे सवाल करती है राजवर्धन सिंह जी से, क्यों आपने भगवत पटेल का नाम मंच से नहीं लिया कि जिसने उनके नाम से प्रेम सिंह दत्तीगांव के नाम से जो अस्पताल बनाया वो भगवत पटेल को श्रेय जाता है, न कि इनको जाता है। एक भी बार इनके पिता के नाम से जिसने अस्पताल रखा उसका श्रेय लेने में इनको शर्म आती है। तो निश्चित तौर पर इनकी नीयत और नीति दोनों में जमीन आसमान अंतर है। विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के दौर में बदनावर जनपद सदस्य परितोष सिंह राठौड़ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर जमकर निशाने साधे हैं। उन्होंने बताया कि बदनावर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, साथ ही बदनावर में भाजपा प्रत्याशी द्वारा भय एवं डर की राजनीति का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस नेता जनपद सदस्य परितोष सिंह बंजी बन्ना, सुनिए हमारे बदनावर संवाददाता पवन वैष्णव के साथ। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव का दौर है। सभी प्रत्याशी दमखम लगाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बदनावर विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर प्रदेश सरकार में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और कांग्रेस के कद्दावर नेता भंवर सिंह शेखावत के बीच में चुनावी घमासान हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस की जमीनी लड़ाई लड़ने वाले जनपद सदस्य परितोष सिंह राठौड़ उर्फ बंजी बना हमारे साथ में है। खासे कांग्रेस को लेकर उत्साहित है, जमीन पर जा रहे हैं, युवाओं के बीच में कांग्रेस को लेकर कांग्रेस की रणनीति समझा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं परितोष सिंह जी राठौड़ से और जानते हैं क्या लगता है। परितोष सिंह जी इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का माहौल, जनता का पक्ष किस ओर लग रहा है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। जनता में काफी उत्साह है। जनता में जो 20 साल भारतीय जनता पार्टी का जो शासन था उसके कुशासन को लेकर जनता में काफी नाराजगी है और जनता निश्चित तौर पे इन 3 सालों में जो राजवर्धन सिंह जी के द्वारा बदनाव में अनैतिक अत्याचार, भय और भ्रष्टाचार का जो माहौल दिया है उसके खिलाफ जनता मत करेगी और निश्चित तौर पे बदनाव में कांग्रेस का विधायक चुनकर आएगा। आप कह रहे हैं कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी ने 3 सालों में अत्याचार, भय का माहौल बनाया है। उनका तो दावा है कि उन्होंने बदनावर में उद्योग लगाए हैं, नल जल योजना लाए हैं, विभिन्न सड़कों का निर्माण किया है, विकास किया है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में उन्होंने विकास न करके भय का माहौल उत्पन्न किया है? सबसे पहले आपने मुद्दा उठाया जल नल योजना का, बहुत अच्छा मुद्दा है आपका। जल नल योजना में आज खुद राजवर्धन सिंह जी गांव-गांव जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि उन्हीं के द्वारा उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि उन्हीं के ठेकेदारों ने उसमें काम करा है। जो डीपीआर के अनुसार जल नल योजना में पाइपलाइन डलनी थी, जो खरंजे संपूर्ण गांव के करोड़ों के बर्बाद कर दिए गए हैं आज। और जो उसकी मापदंड होता है जल नल योजना के अंदर, जो पाइप 2.5 से 3 फीट अंदर जाना चाहिए था, उसका जो जॉइंट होता है और उसकी जो क्वालिटी है, आपको अगर आप मेरे साथ क्षेत्र में जाते हैं आपको मैं बताऊंगा कि उन्होंने जो एक पाइप बनाया इकाई का जिसके अंदर से पानी बाहर आएगा, उसकी गुणवत्ता अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा 6 महीने में नहीं चल पाएगा। और संपूर्ण पाइपलाइन को बड़ी सुनिश्चित तरीके से मैं कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 6 महीने से साल भर में जल पाइप योजना का आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। गांव के अंदर इसका पानी कभी भी सुनिश्चित तरीके से कभी भी आखिरी पंक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी बात आपने करी है आरएस विभाग के रोड की। आरएस विभाग के रोड उपचुनाव के पहले जब लेकर आए थे, निश्चित तौर पे वो मत को लेकर इन्होंने प्लान आउट करा था कि मेरे को इससे अधिक लाभ मिलेगा और लोगों ने इसको मत भी दिया। आज 186 जो रोड हैं उसमें कई रोड ऐसे हैं कि एक ही पंचायत में डबल डबल बना दिए हैं। कई रोड में आप ये माने कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर है। मैं समझता हूं कि 30% काम धरातल पे बड़ी मुश्किल से हुआ है और संपूर्ण राशि खान के माध्यम से, इन्होंने कोई खान है, खान साहब इनके, जिन्होंने तय करा कि खान के माध्यम से इन्होंने आरएस के रोड जो बनाए हैं और एक ही एजेंसी जो आरएस को बनाते उसकी एजेंसी खुद बने। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वही है कि उन्होंने खुद अपने ठेके के रूप में इन्होंने कार्य करा। ये अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। भाई की अगर मैं बात करता हूं तो निश्चित आप ये मानिए कि आज आप सल्ला में आ जाइए। सल्ला के अंदर जो एक पेट्रोल पंप के पीछे की जमीन है वो निश्चित तौर पे आप
अगर उसकी जांच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो जमीन सरकारी है कि सिरवी समाज की। ये भी आज देखना पड़ेगा कि सरकारी जमीन को अपने नाम से करा लेना एक अपना में बड़ा भ्रष्टाचार है। वहां सिरवी समाज की महिलाएं रोती रही, उनके सामने तड़पती रही, परेशान होती रही। सिरवी समाज की जो महिला है उसको उन्होंने दरकरार जेसीबी सामने लाकर उसको डरा धमका के और उस समाज उस वर्ग को परेशान करके इन्होंने आज वहां बहुत बड़ा माहौल बना दिया है। तो हमेशा इन्होंने भय का माहौल इस बदनाव में दिया है। विकास और भय दोनों एक साथ कभी भी धरातल पे कभी नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने भय की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो मंचों से कह रहे हैं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, हमने कोरोना के दौरान काम किया, जबकि आपके कांग्रेस के प्रत्याशी पर ये आरोप है कि वे कोरोना में यहाँ से गायब रहे। कानवन में कोरोना के दौरान ही वो सरकारी अस्पताल भवन निर्माण की बात करते हैं। इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कोरोना को काल बनाने वाले ये 22 जने रहे और उनके मुखिया रहे। कोरोना को काल बनाने वाले आज कई लोगों ने अपने पिता, अपने परिवार की डेड बॉडी तक उनको देखना नसीब नहीं है, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है। कोरोना के टाइम ये भाग गए थे यहाँ से। कोरोना को इतनी विषम परिस्थिति में लाने वाले सिर्फ ये 22 हैं। पूरे देश में कोरोना की जितनी मौतें हुई उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। आपने बोला कि कानवन के अंदर आज अस्पताल बना है। कानवन के अंदर अस्पताल प्रेम सिंह दत्ती गांव के नाम से बना। प्रेम सिंह दत्ती गांव मेरे आदर्श नेता रहे। मैंने प्रेम सिंह दत्ती गांव से राजनीति सीखी है और निश्चित तौर पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज प्रेम सिंह दत्ती गांव होते इस मुद्दे पे मेरे साथ होते, न कि इनके साथ होते, क्योंकि इन्होंने प्रेम सिंह दत्ती गांव के पुत्र होना और प्रेम सिंह दत्ती गांव से राजनीति सीखना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम सिंह दत्ती गांव के नाम से जो आज अस्पताल बना है वो भगवत पटेल वहां पंचायत का सरपंच था। भगवत पटेल ने पूरी पंचायत की राशि से उस अस्पताल का निर्माण करा। भगवत पटेल चाहते थे कि वो किसी भी क्रांतिकारी के नाम से उस अस्पताल को रखा जाए, जैसे उदाहरण के लिए भगत सिंह के नाम से, परंतु इन्होंने उस पर दबाव बनाया। इन्होंने प्रेम सिंह दत्ती गांव के नाम से अस्पताल बनाया जाए। भगवत पटेल ने ये सोचा कि यार मेरे पिता के साथ उनका बहुत अच्छा नजदीक नाता रहा है और मैं अस्पताल प्रेम सिंह दत्ती गांव के नाम से रहता हूं। मैं इनसे आज प्रश्न करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या प्रेम सिंह जी आज होते या प्रेम सिंह जी की आत्मा आई है निश्चित तौर पर इनसे सवाल करती है राजवर्धन सिंह जी से, क्यों आपने भगवत पटेल का नाम मन से नहीं लिया कि जिसने उनके नाम से प्रेम सिंह दत्ती गांव के नाम से जो अस्पताल बनाया वो भगवत पटेल को श्रेय जाता है, न कि इनको जाता है। एक भी बार इनके पिता के नाम से जिसने अस्पताल रखा उसका श्रेय लेने में इनको शर्म आती है। तो निश्चित तौर पर इनकी नीयत और नीति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि कोरोना को काल बनाने वाले ये 22 लोग जिन्होंने दल बदल किया और उनके मुखिया अर्थात आपका इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर है। हाल ही में सिंधिया बदनावर के बिडवाल आए थे। उन्होंने बदनावर से अपना रिश्ता खून का रिश्ता बताया। आप भी कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी कांग्रेस में थे। किस प्रकार का रिश्ता, उनका खून का रिश्ता किस प्रकार से आप मानते हैं बदनावर से? आपने जिनका नाम लिया वो लोकतंत्र में कभी अपनी आस्था उनकी रही, वो आज भी सामंतवाद को बढ़ावा देते हैं। रहा सवाल उनका बदनावर से, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि बुंदेलखंड से भी उनका रिश्ता था, जैसे झांसी की रानी का जन्म हुआ था। बुंदेलखंड की कहानी एक एक बच्चे की मुंह जवानी आज भी है। मेरे अमजरा के महाराज 3 दिन तक इस इंदौर के अंदर एक पेड़ के ऊपर उनकी 3 दिन तक उनकी डेड बॉडी लटकती रही, फांसी पर रही। वहां से भी उन्होंने अपना रिश्ता बताया था। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अपना रिश्ता बताया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रिश्ते के अपमान में उन्होंने सरकार बेच गई। उन्होंने इस मध्य प्रदेश से भी अपना रिश्ता बताया था। उन्होंने बदनावर के जनमत को उन्होंने बेचने का काम करा। निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मत के मर्डर करने वाला व्यक्ति रहा है। उन्होंने इस सरकार को बेचने का कृत्य करा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कभी किसी से किसी प्रकार का रिश्ता हो ही नहीं सकता। वो एक जिम्मेदारी के, मैं समझता हूं उन पे आज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं करता है। संपूर्ण रूप से आज आप ग्वालियर के अंदर जाएंगे, आप आज देखेंगे कि 3 साल के अंदर किस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण ग्वालियर के अंदर अपनी जमीन का एकीकरण करा है। आप देखेंगे कि प्रभात झा जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, आप उनके विचार उन्होंने कितने प्रकरण के ऊपर दर्ज करें, किसी से छुपा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित तौर पर अनैतिक व्यक्ति हैं। मैं नहीं समझता कि उनके बारे में कोई अच्छा विचार, इस बदनाव तो ठीक है, इस प्रदेश का व्यक्ति भी कोई नहीं रखना चाहता है। बदनावर के जो वर्तमान विधायक है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वे कहते हैं कि बदनावर से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। शेखावत जी जो कि आपके कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका आरोप है कि वो चुनाव हारने के बाद वापस इंदौर चले जाएंगे, मैदान पर डटे नहीं रहेंगे। कोरोना के दौरान 4.5 साल वो यहाँ नहीं रहे। इस प्रकार का रिश्ता दत्तीगांव का बदनावर से मानते हैं? सबसे पहले तो मैं निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ प्रेम सिंह दत्तीगांव का रिश्ता जरूर बदनावर से था। इन्होंने आज प्रेम सिंह जी के बाद आज 25वां वर्ष इनको बदनावर से राजनीति करते हुए, मैं संपूर्ण बदनावर की विधानसभा के एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हर मंच से बोला कि मेरा बदनावर से रिश्ता है। कभी इन्होंने अपने रिश्ते पे बोला, अपने पारिवारिक रिश्ते पे अपनी जिम्मेदारी से इन्होंने बताया कि मेरा रिश्ता बदनावर में, मेरा रिश्ता मेरे अंदर परिवार का क्या है बदनावर को? कभी 2 मिनट इन्होंने बताया? कभी नहीं बताएंगे। ये एक नौजवान, शायद मैं संपूर्ण रूप से उनके बारे में जानकारी रखता हूं, अगर वो शायद मुल्तान के हैं, और कानवन में एक मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी की शायद, और उन्होंने बीच में उनसे खड़े होकर उसने चुनौतीपूर्ण उनसे आंखों में आंखें डाल के जाबाज
नौजवान ने पूछा कि खान से आपका रिश्ता क्या, वो बता दो, ये बता नहीं पाए। मैं समझता हूँ वोट लेने का प्रलोभन है रिश्ते की राजनीति करने का। ये कभी किसी के रिश्ते हो नहीं सकते इनसे। ये रिश्तों की आड़ में हमको ठगना चाहते हैं, रिश्तों की आड़ में अपना भला करना चाहते हैं। आज इनका मैं समझता हूँ बदनावर से किसी प्रकार का कहीं भी कोई रिश्ता नहीं। अगर रिश्ता होता तो आज आदिवासियों की जमीन कोई हड़पने का कृत्य नहीं करते। रिश्ता होता तो आज गुणवत्ता के रूप से यहाँ जल नल योजना का काम होता। रिश्ता होता तो आज बदनावर का अस्पताल रेफर अस्पताल नहीं कहलाया जाता। रिश्ता होता तो बदनावर का व्यापारी आज परेशान नहीं होता। जब व्यापारी 15-15 दिन, एक महीने मंडियां बंद रही तो इनसे देखता था इनकी तरफ आदमी कि कब ये आएंगे, कब हमको पूछेंगे। किसान जब परेशान हो रहा था, एक भी बार इनके मुंह में दही जम जाता है, किसानों की बात इनको एक बार भी कह नहीं पाए। रिश्ता होता है तो कल जब सिंधिया जी आए थे, तो जब सिंधिया जी ने कांग्रेस में तक कहा था कि साहब आज शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे हुए, तो ये मन से कहते कि यही सिंधिया जिसने कहा था शिवराज सिंह के हाथ मन से खून से रंगे हुए, आज हम लोग शिवराज सिंह का साथ नहीं देंगे। अगर इनसे बदनावर का रिश्ता होता है इनका, तो जब आज भी जो बदनावर के अंदर महिलाएं परेशान होती है, अनैतिक होता है, थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उनके पक्ष में बोलते हैं। रिश्ता होता है तो आज ये जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है उसके पक्ष में बोलते हैं। रिश्ता होता तो आज भी आप ये मान लें कि पूरे बदनावर के अंदर अफीम, गांजा, चरस, स्नैक्स और सबसे बड़ा कारोबार आज बदनावर के अंदर अगर चल रहा है तो वो निश्चित तौर पे आप ये समझिए कि वो जुए का चल रहा है, वो ताश सट्टों का चल रहा है। ये आने वाली नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं। ये रिश्तों के नाम पर सिर्फ बदनावर को बदनाम करना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं। चुनावी माहौल सरगर्मी पकड़ चुका है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी ने मेरे एक साक्षात्कार में कहा था कि फर्जी आईडियों का दौर चल चुका है। फर्जी आईडी उन पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती है और हो भी रहा है। इन फर्जी आईडियों को लेकर आपका क्या वक्तव्य है? मैं फर्जी आईडी का कभी पक्षधर रहा नहीं, पर आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, खुद आप एक चैनल के बड़े पत्रकार हैं और आपने महसूस करा चौथा स्तंभ हर बात चौथा स्तंभ जानता है। आप खुद सुनिश्चित करिए, क्या बदनावर के अंदर किसी को सोशल मीडिया पे आजादी रही लिखने की? आप खुद महसूस करिए कि सोशल मीडिया पे कई लोग इनके खिलाफ अगर एक पोस्ट कर देते थे, या इनके विरोधी आदमी या लोकतंत्र के अंदर अन्य दल अगर कोई पोस्ट डालता है, उसको पसंद आ जाए, लाइक का बटन दबा दे तो उसको डराया धमकाया जाता है। मैं समझता हूं ये वही लोग हैं जो आज इनके खिलाफ जो लोग हुआ करते थे, जो किसी पार्टी के हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, पर ये जरूर कहता हूं जो इनसे डरते थे, उन लोगों ने ये माध्यम चुना है अपनी बात रखने का। पर मैं फिर भी कहता हूं कि फर्जी आईडी के मैं पक्षधर कभी नहीं था और न कभी रहूंगा। आप जैसा कि उन पे एक आरोप लगा रहा है कि वो भय की राजनीति करते हैं, द्वेष की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है वो उनको कहते हैं कि बहुत सहज और शालीन नेता है। आप कैसे ये तथ्यों के साथ कह सकते हैं कि उनका जो उद्देश्य है वो भय की राजनीति करने का है? भ्रष्टाचार पूरे बदनावर ने यहाँ देखा है, जुए सट्टे का कारोबार पूरे बदनावर ने यहाँ देखा है। आप समझिए जो जुए सट्टे का कारोबार चला रहा है, निश्चित तौर पे वहां से गुंडे निकल के आएंगे, वो भय का माहौल बनाएंगे। आप ये समझिए कि आज चारों तरफ जितने 4 लेन के कई जगह 2-3 जगह हमारे निर्माण हुए हैं, उनके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एफिडेविट से जो जमीन खरीदी गई खान के माध्यम से, वो इन्होंने ही खरीदी है। तो ये सिर्फ व्यापारी हो गए। और आपको बताता हूं कि मत लेने के लिए आज इन्होंने चारों तरफ से देखो जो व्यापार में बैठा है वो आदमी सोचता है मुझे विरोध क्यों लड़ना है। पहले बदनावर के अंदर व्यापारी सबसे मजबूत कौम होती थी, व्यापार इतना मजबूत होता था कि राजनीति में उसका सबसे बड़ा सीएब होता था। स्वतंत्र रूप से हमने बदनावर को इस बात की मौलिक अधिकार दिए थे, उनका स्वतंत्र अधिकार भी था कि वो अपनी आजादी से बात कर पाते थे। आज उनको ये भय है कि अगर आज मैं कुछ बोलता हूं, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा अगर आपकी जानकारी देता हूं कि सबसे ज्यादा व्यापारियों से वसूली करी गई बदनावर से पूरे जिले के अंदर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फूड इंस्पेक्टर ने अगर कहीं सबसे ज्यादा वसूली करी तो बदनावर से करी है। और फूड इंस्पेक्टर के साथ 2 अनैतिक लोग और आए थे यहाँ वसूली करने। वो ये देखने आए थे कि किसी दुकान से अगर हमने 50,000 लिए हैं तो ऐसा नहीं हो कि मंत्री वो फूड इंस्पेक्टर उसमें से कुछ पैसे रख ले, वो सुनिश्चित करने वाले थे। और ये संपूर्ण पैसा एक आदमी के पास गया है, फूड इंस्पेक्टर इन्होंने तय कराओ, आरएस विभाग इन्होंने तय कराओ, वो नन्हे खां शराब का ठेकेदार नन्हे इन्होंने तय कराओ। ये सब भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने एक आदमी नियुक्त कर दिए और संपूर्ण रूप से यहाँ भ्रष्टाचार करा जा रहा है। और जहां भ्रष्टाचार होगा वह निश्चित तौर पर होगा। चुनावी दौर है, अपने बदनावर क्षेत्र के मतदाताओं को जो आपके कांग्रेस के पक्ष के, उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि आपके पक्ष में मतदान हो सके? सर्वप्रथम तो सभी जने बाबा साहब ने जो संविधान दिया इसको माने। लोकतंत्र के अंदर जो आज चुनाव आया है ये हमारा त्योहार है, इसको बहुत अच्छे से निभाएं। ये लड़ाई आज मैं कई बार कहता हूं कि आज बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेष का चुनाव है। बीजेपी की कहीं गाइडलाइन में ऐसा नहीं लिखा है कि वो एकीकरण करा जाए। आज थाने पे, आज आरएस विभाग में, आज जनपद में, आज नगर पालिका में, आज जिला पंचायत में, आज अस्पताल में, हर जगह एकीकरण हो गया। पहले इनसे पूछा जाएगा, उसके बाद काम होते हैं। मैं समझता हूं कि हम सबको मुक्त होना पड़ेगा।
इनके खिलाफ हम सबको आना पड़ेगा। बदनावर को बचाने की लड़ाई में हम सबको साथ देना पड़ेगा। और मैं हर नौजवान को ये कहता हूं कि आपका मत है, सब जने मत करने निकलें और स्वतंत्र रूप से मत करें, बहुत अच्छे से मतदान करें और बदनावर के पक्ष में मतदान करें, बदनावर के आने वाले भविष्य के लिए मतदान करें। आज 2 लाख का कर्ज माफी कांग्रेस लाई है, उसके पक्ष में मतदान करें। आज हर व्यक्ति को आपके ट्रांसफार्मर जो है, उसका जो बिजली का बिल आता है वो माफ होगा, उसके पक्ष में मतदान करें। आज मैं समझता हूँ 2600 रुपए क्विंटल एक बहुत बड़ा किसानों को लाभ देने जा रही है कांग्रेस, उसके मत में मतदान करें। जीतू पटवारी जी ने फिर वचन दिया कि वो 3000 की लड़ाई सरकार में भी लड़ेंगे। मुझे मेरे नेता पे संपूर्ण भरोसा है कि वो 3000 की लड़ाई के साथ किसानों को लाभ दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, भय मुक्त बदनावर के लिए मतदान करें। तो कांग्रेस के लोग अधिकतर मंचों से आपके जो प्रत्याशी शेखावत जी वो भी कहते हैं, अंतिम सवाल है मेरा ये कि बदनावर को आजाद कराना है। हालांकि देश तो 1947 में आजाद हो चुका है। किस प्रकार की आजादी कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के लोग बदनावर में चाहते हैं? आजादी इन 3 साल में और इन 25 साल में जो राजवर्धन जी ने सामंतवाद के खिलाफ अपना साम्राज्य स्थापित करा, उससे हमको आजादी दिलानी है। मैं समझता हूं जो भय का माहौल है उससे हमको आजादी दिलानी है। नौजवानों को रोजगार दिलाने के नाम पे हमको आजादी दिलानी है। आज बदनावर के अंदर जो एक एक वर्ग, एक एक कम्युनिटी पे हमला करा गया, एक एक समाज पे छोटे छोटे हमले कर गए, उससे हमको आजादी दिलानी है। बदनावर के अंदर हमको वो आदमी आने वाले भविष्य में 5 साल बाद तय करना है जो बदनावर का स्थानीय होके बदनावर की धरती पे जन्म लेने वाला, वो आने वाले भविष्य में दोनों पार्टी से चुनाव लड़े। उसको लेके आज हमको इन लोगों से हमको आजादी दिलानी है। निश्चित तौर पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर भवर सिंह जी आते हैं, आने वाले 5 साल आज हमारे लोकल और स्थानीय लोगों का है दोनों पार्टी में। निश्चित तौर पर हर नौजवानों को जो भय के खिलाफ जो इन्होंने माहौल बनाया, उससे हमको संपूर्ण रूप से आजादी दिला के अपना मत करना है। तो ये थे बदनावर जनपद पंचायत के जनपद सदस्य परितोष सिंह राठौर, जो कि कांग्रेस के पक्ष में जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।